हेलो बाबू, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? अभी देखो रेशियो का क्लास हम लोगों का स्टार्ट हुआ है और यह तीसरा क्लास है आपका। अभी तक हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट की बातें की है और कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस किया है। देखो अगर रेशियो की अगर बात करें तो दो तीन शब्द यहाँ पे आते हैं और उसको कोरिलेट करके जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा टफ हो जाता है। जैसे अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती, इस तरह के जो शब्द आते हैं। अनुक्रमानुपाती और समानुपाती दोनों बस एक ही हुए, थोड़ा सा शब्द का अंतर हो गया। अनुक्रमानुपाती अगर बोला गया इसका मतलब सीक्वेंशियल होता है और अगर समानुपाती बोला गया इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल। इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि हमें मल्टीप्लाई करना होगा, हमें गुना करना होगा। अगर व्युत्क्रमानुपाती बोला गया यानी इनवर्स प्रोपोर्शनल, यहां पे हमें भाग देना होता है। अगर ये चीज बस क्लियर हो गया तो इस पे जो क्वेश्चन आते हैं उसको आसानी से हल किया जा सकता है। क्वेश्चन के लैंग्वेज पे कभी आपको फंसना नहीं है, उसके लैंग्वेज को फिल्टर कर और केवल डाटा को चुरा लेना है और वहां पे क्वेश्चन हमको हल करने हैं। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहां पर दिया हुआ है, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती है तथा उसकी त्रिज्या के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। दो तारों जो एक ही पदार्थ से बने हैं का प्रतिरोध समान है और उनकी त्रिज्याओं में 9:8 का अनुपात है। यदि उनमें से पहले तार की लंबाई 162 सेंटीमीटर हो तो दूसरे तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। बस देख करके इस प्रश्न का आंसर आप दे सकते हो। अभी यहाँ पर क्या क्वेश्चन में बोला गया कि अगर कोई वायर है तो उस वायर का अगर मैं प्रतिरोध की अगर बात करूं, सिर्फ मैं प्रति लिख लेता हूं, आप समझ लेना, मैं प्रतिरोध लिखना चाहता हूं। और यह क्या होगा तो प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। यह लंबाई लेंथ के अनुक्रमानुपाती है, प्रोपोर्शनल है, और त्रिज्या के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है यानी कि रेडियस के स्क्वायर का इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो इसको हमें भाग देना होगा। रेडियस अगर r हो तो इसका हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ पे एक जो तार है, जो पहला जो तार है उसका लंबाई दिया है 162, तो 162 यहां पर मैं लिख लेता हूं पहले तार की लंबाई। दूसरे तार की लंबाई हमको तो निकालनी है तो उसकी लंबाई मैं l मान लेता हूं। अब अगर प्रतिरोध की अगर बात करें तो मुझे अब बटा में करना पड़ेगा और क्या करना होगा, तो अभी रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस का दोनों तार के रेडियस का अनुपात 9 और 8 का है, तो 9 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 81 और 8 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 64 हो जाएगा। और बोला गया है कि दोनों का प्रतिरोध इक्वल है यानी मैं यहां से इक्वल कर सकता हूं। अब एल का वैल्यू तो कोई भी निकाल सकता है, एक छोटा बच्चा भी निकाल सकता है। 81 से यह 162 दो बार में कट रहा है और 64 यहाँ पे 64 है और 64 को अगर 2 में अगर मल्टीप्लाई कर लें तो अभी एल का वैल्यू कितना आएगा, 128 सेंटीमीटर। हल कर सकते हो ना? तो बस आप देख करके भी क्वेश्चन हल कर सकते हो। कंसेप्ट बस क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, आपको जाना कहां पर है, आपको किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है। बस यह जानकारी हो तो क्वेश्चन को देख करके बिना पेन उठाए भी हल किया जा सकता है। किया जा सकता है ना? आप मुझे कमेंट करना कि अब आप बना सकते हो कि नहीं। इसी तरह का एक मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आपके पास है। यहाँ पे कहता है कि किसी ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण वहां की त्रिज्या एवं घनत्व के गुणनफल का समानुपाती होता है। बृहस्पति की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 10 गुनी है तथा बृहस्पति एवं पृथ्वी के घनत्व में 1.75 तथा 5.67 का अनुपात है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह पर 1200 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक कूद सकता है तो वह बृहस्पति की सतह पर कितनी ऊंचाई तक कूद सकता है, जबकि आदमी द्वारा कूदी गई ऊंचाई गुरुत्वाकर्षण का व्युत्क्रमानुपाती है। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन को देख करके भले ही कोई डर जाए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ खास है नहीं। स्पष्ट रूप से बोला गया, ग्रेविटी की बात हो रही है, गुरुत्वाकर्षण क्या होगा तो त्रिज्या और घनत्व दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो अभी बात किसका हो रहा था, तो दो ग्रह है, एक बृहस्पति और दूसरा अपनी पृथ्वी। बृहस्पति ऐसा मैं बस लिख लेता हूं, आप समझ लेना, बृहस्पति और उसके बाद पृथ्वी, ठीक है ना। चलो पृथ्वी। तो अभी अगर ग्रेविटी की सी बात करें यानी कि ग्रेविटी दोनों का क्या होगा, तो ग्रेविटी के लिए हमें क्या करना है, तो रेडियस, त्रिज्या और घनत्व दोनों का गुणनफल। तो अभी रेडियस के लिए क्या बोला, तो अभी बोलता है कि बृहस्पति की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 10 गुनी है, यानी कि यहां पे अगर बृहस्पति की त्रिज्या 10 हो तो पृथ्वी की त्रिज्या क्या होगी, 1 होगी। ऐसा कह सकते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या की 10 गुनी है, यानी पृथ्वी की त्रिज्या अगर 1 यूनिट की हो
तो अभी बृहस्पति की त्रिज्या 10 यूनिट की हो जाएगी। अच्छा, घनत्व का यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है 1.75 और 5.67। दशमलव का कोई महत्व अनुपात में होगा नहीं, दशमलव के बाद 7.5 है, दशमलव के बाद 6.7 है, यानी कि ये तो बैलेंस हो जाएगा। अगर ऐसा आप लिख लेते हो, थोड़ा सा भी दिखाने के लिए मैं आपको लिख लूं 1.75 और अनुपात हो गया 5.67। तो चूंकि दशमलव के बाद तो दोनों तरफ बराबर अंक है ना, तो दशमलव का कोई महत्व नहीं है। आप तो और भी यहां से छोटा कर सकते हो, 7 से 25 बार में आप कैंसिल कर सकते हो और 7 से 81 बार में इधर कैंसिल कर सकते हो। और 25 यहाँ पे सारी चीजों को भी हटा लेते हैं, क्योंकि हमारा जो अभी उद्देश्य है ग्रेविटी निकालना है। तो अभी यहाँ पे पता हमें चल गया कि यहाँ पर ग्रेविटी की अगर बात करें तो डेंसिटी अभी हमारे लिए बृहस्पति का क्या होगा 25 होगा, और अनुपात, और यहाँ पे क्या हो रहा था तो 81 हो रहा था। तो 81 और 1 का गुना करेंगे तो 81 होगा ना, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। यानी कि ग्रेविटी अपने पास आया किया तो 250 और 81 का अनुपात। यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों की? थोड़ा सा दिमाग फास्ट आपको चलाना पड़ेगा, ठीक है। अगर बड़े बड़े क्वेश्चन बनाने हैं तो आपको थोड़ा सा लेवल भी अपना बढ़ाना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे बोला गया कोई व्यक्ति यहाँ पे ऊंचाई पे जो कूदेगा वो गुरुत्वाकर्षण का व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि जो हाइट होगा वह हाइट ग्रेविटी का व्युत्क्रमानुपाती इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर बृहस्पति पे कोई 81 यूनिट की छलांग लगाएगा तो पृथ्वी पे उसे 250 यूनिट का छलांग वो लगा सकता है। अब यहाँ पर बोला है कि पृथ्वी के सतह पर 1200 सेंटीमीटर का वो छलांग लगा रहा है। अब क्वेश्चन तो हल हो गया, यानी 285 यूनिट का जो वैल्यू होगा वह 1200 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो इस 81 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, अब आपको हल करना है। आप यहां से अगर हल करो काफी आसानी से हल कर सकते हैं। यहां से 25 से 10 बार में यहां पे कैंसिल कर लो और 25 से 48 बार में यहां पे कैंसिल कर लोगे। 81 और 48 का अगर आप मल्टीप्लाई करो तो यहां पर होगा 3888 और बटा में आपको 10 भी करने होंगे, तब आपका आंसर होगा देखो चौथा नंबर ऑप्शन, यानी कि 388.8 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? क्लू मैं आपको सिर्फ ये दे रहा हूं कि आप इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हो ना। चलो मैं कुछ दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। कहता है कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। एक व्यक्ति से गलती से यह हीरा 3 टुकड़ों में 3:5:7 के अनुपात में टूट गया और इस वजह से उसे 42,600 रुपए की हानि हुई। हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था? काफी आसान सा मामला है, इस तरह के क्वेश्चन आप बना भी सकते हो। सिर्फ मैं यह क्वेश्चन इसलिए ले बैठा क्योंकि अनुक्रमानुपाती यहाँ पर संबंध दिया हुआ था। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक हीरा है जो 3 टुकड़े में टूट गया और उसका अनुपात है 3:5:7 का। यानी मान लेते हैं कि पहला टुकड़ा 3 kg का हो, दूसरा टुकड़ा 5 kg का और तीसरा टुकड़ा 7 kg का, यानी पूरा कंप्लीट जब हीरा था तो यह 15 kg का होगा। और इसका जो मूल्य होगा यह उसके भार के वर्ग, यानी कि जो भी वेट होगा, तो अभी वर्ग का मतलब तो स्क्वायर होता है, आपको पता है। यानी कि इसका जो मूल्य होगा 15 का स्क्वायर अगर कर ले तो 225 होगा। 225 यूनिट का इसको मूल्य मिलेगा। यानी कि जब यह हीरा टूटा हुआ नहीं था और मैं इसको बेचने जाता तो मुझे 225 यूनिट राशि मिलती। लेकिन अब अगर मैं अलग अलग बेचने जाऊं तो अब अलग अलग टुकड़े अगर मैं बेचूं तो 3 kg वाले को मैं बेचूंगा तो मुझे 3 का स्क्वायर यानी कि 9 यूनिट का राशि मिलेगा। अगर 5 kg वाले को बेचूं तो 5 का स्क्वायर यानी 25 यूनिट की राशि मिलेगा। अगर 7 kg वाले को बेचने जाए तो 7 का स्क्वायर यानी 49 यूनिट की राशि मिलेगी। यानी कि अगर मैं सबको ऐड कर लूं तो अभी होगा 83, यानी कि 83 यूनिट की राशि हमें मिल रही होगी। तब यहां से लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, तो घटाएंगे तो क्या होगा 142। घटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा 142, यानी 142 यूनिट का यहाँ पे हमारा लॉस हो रहा है। अब देखो 142 यूनिट का जो अपना लॉस हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 42,600 का लॉस हो रहा है, 42,600 रुपए का हानि हो रहा है। तो बस क्वेश्चन को हल कर लो, यहाँ पे क्वेश्चन हल हो गया। 42,600 का लॉस हो रहा है और क्यों, तो 142 यूनिट का लॉस होने के कारण। और अभी हमको निकालना क्या था, तो वास्तविक मूल्य, और वास्तविक मूल्य तो वही होगा ना, यानी कि जब यह हीरा टूटा हुआ नहीं था, यानी कि 225 यूनिट। यहां से आपको मल्टीप्लाई करना है 225 से। अब यहां से हल कर सकते हैं, 142 से हम 300 बार में कैंसिल कर सकते हैं और 300 और 225 का अगर गुना करेंगे तो यहाँ पे 67,500, यानी कि तीसरा नंबर जो ऑप्शन है यह आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं। इसी तरह का एक अगला क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। हीरा 3 टुकड़ों में 9:2:1 के अनुपात में टूट गया और कुछ हानि में बेचना पड़ा। यदि यह 7:3
अनुपात 2 के अनुपात में टूट जाता तो पहले की स्थिति से 448 रुपए अधिक हानि पर बेचना पड़ता, तो हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था। अब देखो इस क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन की तरह लेकिन थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे चूंकि 2 बार दिया हुआ है अनुपात, 2 अलग अलग स्थिति का अनुपात दिया हुआ है। मान लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई हीरा है तो और यह टूट गया और यह 9, 2 और 1 के अनुपात में टूटा, 9, 2 और 1 के अनुपात में, और उसके बाद 7, 3 और 2 के अनुपात में। अभी देखो दोनों ही स्थिति में क्या है ना, 9, 2, 11 और 1 12, या नीचे अगर जोड़े तो 7, 3, 10 और 2 12, यानी अपना जो हीरा होगा वो 12 केजी का होगा। कितने का होगा, तो 12 केजी का होगा। अगर यह 12 केजी का होगा और इसको मैं तब बेचने जाता तो मुझको मूल्य कितना मिलता, तो 12 का स्क्वायर यानी 144 यूनिट की राशि मुझे मिलती। तो बस ये दिमाग में मुझको रखनी है कि 144 यूनिट जो होगा इसका रियल मूल्य होगा, ये हमको बस ध्यान में रखना है। इसको मुझको बस और कुछ खास नहीं करना, बस 144 यूनिट, यानी कि मैं यहाँ पे एक अपना डायग्राम बस बना के रख लेता हूँ। 144 यूनिट का मुझको वैल्यू निकालना है क्योंकि वास्तविक मूल्य मुझको निकालने हैं। अब यहाँ पर देखो, तो अगर पहले वाली स्थिति में अगर मैं बेचने जाता तो मुझको क्या मिलता, 9 केजी वाले को अगर मैं बेचता तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि अगर मैं ऐड कर लूं तो 81, 4, 85 और 1 86 यूनिट की राशि मुझको मिलता। अभी यहाँ पर देखो तो 7 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 49 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। अगर मैं ऐड कर लेता हूं तो 49 प्लस 9 58 और प्लस 4 यानी कि 62, यानी कि 62, यानी कि पहले भी हानि होता। देखो 144 यूनिट में हम इसको बेच सकते थे लेकिन 86 यूनिट में बेचना पड़ा तो हानि हुआ, कुछ हानि पर बेचना पड़ा, बोला गया था क्वेश्चन में। लेकिन अब अगर 7, 3 और 2 के अनुपात में टूटे तो ज्यादा हानि होगा, और कितना ज्यादा हानि होगा पहले से, तो 86 और 62 का अगर अंतर लेंगे तो यहाँ पे होगा 24। कितना होगा, 24। तो इस 24 यहां पर चूंकि 448 रुपए के बराबर होगा, 448 रुपए अधिक हानि हो रहा था तो यहाँ पे 448 रख लेते हैं और 24 से यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो भाई 24 से तो 144 को 6 बार में कैंसिल कर सकते हैं, और 448 और 6 का गुना करो तो 2688 होगा, जो पहले नंबर वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी पड़ेगी। देखो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप कितने क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर रहे हो। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं होते हैं, लेकिन हाँ अगर आप बनाना छोड़ दो, क्वेश्चन पे अगर आप समय देना छोड़ दो, अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर 5-6 भी अगर आप बना लेते हो, बीच बीच में अगर बना लेते हो, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कभी आपको परेशान कर ही नहीं सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये कंप्लीट क्लास आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। आपके कमेंट का मुझे हमेशा इंतजार रहता है, तो निश्चित रूप से अभी भी इंतजार रहेगा, तो कमेंट करके आप लोग मुझे बताना। और एक और बात है, अगर मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास वगैरह भी आप लोगों का लूं, तो आप मुझे कमेंट करना कि कौन सा वक्त सही रहेगा, वह टाइम क्या होगा जिस समय ऑनलाइन क्लास आप लोगों का स्टार्ट किया जाए, यानी कि डायरेक्ट रूबरू मैं आपसे हो सकूं। अभी मैं वीडियो बनाता हूं, अपलोड करता हूं, तो आप लोग देखते हो। अगर मैं डायरेक्ट अगर ऑनलाइन आना चाहूं तो कौन सा वक्त आपके लिए कंफर्टेबल होगा, तो टाइम क्या हो सकता है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखना। थैंक यू।